हाँ, चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके पूरा करते हैं। 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है वह है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है ब्रांच जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा मतलब हम बता देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मामला है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है ना और उसकी स्टडी किया जाए, चार्ज एट रेस्ट रहेगा तो उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो वह आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। तो आप इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीधा समझ लीजिए, जहां पर भी आपको चार्ज रेस्ट में दिखे वह समझ जाइए कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। ठीक है, अब इसको मिटाएं कैसे, मिनट है मेरे पास, इससे अच्छा मिट जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम इसमें देख लेते हैं थोड़ा। जो कॉन्सेप्ट है पहला है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज ही क्या होता है, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी के बारे में नहीं पता हो तो फिर क्या ही पता हो, है। तो सबसे पहले है कि आपके पास ठीक जानकारी हो। क्या है पहला आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए रिवीजन कर रहे हैं हम तो इसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और यह स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी को मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, पूरा स्पेलिंग लिखे QUNTITY, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्केलर क्वांटिटी। एक तो यह चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा यह इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है कोई ऐसा गुण है जो उससे निकाला नहीं जा सकता है कभी भी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एग्जाम्पल लीजिए इसका, कोई इलेक्ट्रॉन है ना। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन पे मैंने चार्ज बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का। अब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का, यह इसकी इंट्रिंसिक है ना, यह इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसका इंट्रिंसिक गुण है ना। आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, यह बाई नेचर है। अब जो कुछ भी बाई नेचर होता है ना उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, आई थिंक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का आपको मतलब समझ में आया होगा। स्केलर क्वांटिटी आप लोग जानते होंगे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो लेकिन उसके पास डायरेक्शन ना हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 2 टाइप का, है ना। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, है ना। ये दोनों और में हर जगह मिल जाएंगे आपको। नेचर का यह गुण है कि वहां पर वह दोनों चीजें एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव और निगेटिव, बैलेंस बना रहे, ताकि कहीं पर आपको हाइट मिलेगी तो कहीं पे आपको खाई मिलेगी, डीप मिलेगा उसमें, कहीं पे बहुत ऊंचाई है तो कहीं बहुत खाई है। तो ये कॉमन है नेचर में, हर जगह मिल जाएगा, ऊंचा खाला हर जगह। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप के हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं भाई कि यह चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है, किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है। तो देखिए 3 तरीके हैं चार्ज को ट्रांसफर करने के। कौन कौन से तरीके हैं, तो पहला तरीका है आपका कंडक्शन। पहला तरीका क्या है, कंडक्शन का है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इंडक्शन का, और तीसरा तरीका है कंडक्शन, इंडक्शन
चलिए यहां तक हम लोग हो गए चार्ज के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं भाई बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज? चार्ज के जो प्रमुख गुण है या आधारभूत गुण है वह क्या है ना? इसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो तीन इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, पहला है एडिटिविटी। पहला है आपका चार्ज एडिटिविटी का, दूसरा है क्वांटाइजेशन का, और तीसरा है यार कंजर्वेशन का। देखिए पहला जो बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वह है पहला है बेसिक प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, दूसरा है क्वांटाइजेशन, तीसरा है कंजर्वेशन। अब इसमें एक एक को हम लोग समझते हैं कि एडिटिविटी क्या है, क्वांटाइजेशन क्या होता है और कंजर्वेशन क्या होता है। एडिटिविटी क्या है? आप सिंपली किसी भी बॉडी पर जितने भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं सभी को ऐड कर दीजिए। मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसमें चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा रहे तो मैंने पॉइंट चार्ज बना के रखा हुआ है। तो इसमें जो नेट चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम पे Q नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उन साइड को इंक्लूड करके आप लीजिएगा। प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5। तो नेट चार्ज क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जोड़ देना है, कंप्लीट हो गया। क्वांटाइजेशन क्या है? थोड़ा सा इधर देख लीजिए, एक उधर देखिए और एक इधर देखिए, है ना। क्वांटाइजेशन क्या है कि जो चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है ना, आपको मैं जो मेन क्लासेस चल रही थी उसमें मैं कंप्लीट करवाया था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो जो क्वांटाइजेशन होता है क्या कि जो किसी भी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा वह होगा n इंटू ई। n क्या है? इंटीजर नंबर, है ना, इंटीजर। और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलॉम। तो किसी भी बॉडी पर जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो एन के फॉर्म में होगा। एन की वैल्यू मान लीजिए किसी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, या किसी बॉडी पे ट्रांसफर होगा क्या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। किसी बॉडी पे ट्रांसफर होगा 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। देखें 1 2 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, यह ठीक है ना। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। बट Q इक्वल टू कोई सोचे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए तो यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गया, है ना, क्योंकि n की वैल्यू जो है इंटीजर है। तो फ्रैक्शन में तो कभी हो ही नहीं सकती, वो ट्रांसफर ही नहीं होगा फ्रैक्शन में। यह क्या है? उसका नेचर है, यह इसका नेचर है। Q इक्वल टू क्या 1.5, यह ट्रांसफर नहीं होगा। या Q इक्वल टू सोचिए आप 7/2 इसके फॉर्म में ट्रांसफर करने का भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो फ्रैक्शन में यह कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन आप इंटीजर नंबर में जब ट्रांसफर करना चाहेंगे 1 2 5 तो यह ट्रांसफर हो जाएगा, आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। फ्रैक्शन में ट्रांसफर करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि हालांकि क्वार्क्स नाम के पार्टिकल खोजे गए हैं, है ना। जैसे अप क्वार्क्स है, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स, ये सब क्वार्क्स हैं जिसपे फ्रैक्शन में चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट ये स्टेबल नहीं है अभी ना। तो इस वजह से हम लोग क्वांटाइजेशन का जो कंडीशन लेते हैं वो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन वाला ही लेते हैं, है ना। अगला है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन को इधर देख लीजिए आप लोग। कंजर्वेशन क्या होता है? इसको बोलते हैं संरक्षण। कंजर्वेशन का हिंदी अर्थ है, अगर आपको हिंदी भी जानना है तो इसमें थोड़ा सा हिंदी सीख सकते हैं सही मात्रा के साथ, है ना। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि आप नेट चार्ज को आप रिमूव नहीं कर सकते। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को हम लोग ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। यह क्या है?
यह बेसिक प्रॉपर्टीज में आता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। बस क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लीजिए किसी एक बॉडी पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेट्स से 5 माइक्रोकूलम का, है ना। अब इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं 5 माइक्रोकूलम को, बल्कि आप इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। वन बॉडी से 2 बॉडी पे ट्रांसफर होगा, दैट्स ऑल। Q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। कोई भी चार्ज ले लेंगे, जितना भी अमाउंट होगा उसको हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बेसिक्स प्रॉपर्टीज हो गई, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन। एडिटिविटी क्या है, सिंपली बॉडी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको ऐड कर दीजिए। क्वांटाइजेशन क्या है, कंडीशन इसकी याद रखिए, Q इक्वल टू एनी का। कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन का अर्थ है संरक्षण। संरक्षण में क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। सो अब हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ। नेक्स्ट है आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, चलिए इसको मैं कवर कर लिया हूं। कूलॉम्स लॉ, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ना। दो चार्ज को लेकर, दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स नहीं लगेगा, वह डिसाइड कैसे होगा, उसको कूलॉम्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए कैलकुलेट किया था। तो लेट हम लोग दो चार्ज लेते हैं, Q1 और Q2, है ना, प्लस Q1 और Q2 सिंपली लिखिए। और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं R। इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं R। तो इस Q1 Q2 के बीच कितना फोर्स लगेगा, तो Q1 Q2 के बीच जो फोर्स लगेगा कूलॉम्स के अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, F is proportional to the product of Q1 and Q2. Second, F is proportional to the 1 by R square. इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों कंबाइन करिए, देखिए क्या आता है, F proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब जब यह प्रपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट Q1 Q2 by R स्क्वायर। ये क्या है, ये को बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट। ये है क्या, कूलॉम्स कांस्टेंट। ठीक, अब इस K की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की गई है, तो K की वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्योंकि जो भी टर्म आए सबको उनको जानते रहना है कि कौन क्या है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप यह वाली चीजें ना रटने की जरूरत नहीं है आपको, एकदम रटने वाला काम मत करिए, सब कुछ समझिए। रटने वाला काम करेंगे तो फिर 2 दिन बाद भूल जाएंगे, है ना, फिर आपको पढ़ाई बहुत। कूलॉम्स लॉ, व्हाट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसके पास उसका अपना मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। हम फिर से कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे चार्ज रखते हैं Q1, यहाँ पे चार्ज रखते हैं Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग सपोज करते हैं क्या है, R है ना। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस जो है हमें R है। पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ वैल्यू होता है, इग्नोर करेगा, ठीक है। अब देखिए दो चार्ज है Q1 और Q2, तो अब दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं। आपको पता है कि सेम नेचर का चार्ज अगर पॉजिटिव हो गया तो वहां पे होता है रिपल्सन, और पॉजिटिव निगेटिव हो गया तो वहां पे होता है अट्रैक्शन। तो यहाँ सेम नेचर का चार्ज है, प्लस प्लस, और या तो प्लस प्लस हो तो वहां पे रिपल्सन, और प्लस माइनस हो तो वहां पे अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए Q2 जो है Q1 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q2 जो है
Q1 पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको रिप्रेजेंट करते हैं F12 से। F12 का क्या मतलब है? 1 का फोर्स ऑन 1 बाई 2, तो वेक्टर एफ को क्या लिखेगा? फोर्स ऑन 1 बाई 2। सिमिलरली क्या होगा? तो जब यह Q2 Q1 में फोर्स लगाएगा तो Q1 भी Q2 में फोर्स लगाएगा, क्योंकि नेचर का रूल है। तो नेचर का रूल है तो नेचर के रूल को यह चार्ज भी फॉलो करेगा। तो क्या होगा? यह लगाएगा F21 है, F12 इस पे फोर्स लग रहा है और F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर तो हमने इसको फोर्स को दिखा दिया, हमको यहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के यूनिट वेक्टर चाहिए। इस फोर्स को कौन सी यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वह डायरेक्शन रखता हो। ठीक है, तो हम इसमें दिखाएंगे। देखिए इधर की तरफ कहां से जा रहा है? इधर F12 की डायरेक्शन में कौन आ रहा है? R21 है, जो R21 कहता होगा कुछ ऐसा, R21 है ना, R21 कैप। या फिर इस वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा R12 कैप। देखिए 1 से 2 जा रहा है ना, 1 से 2 यूनिट वेक्टर है। यहां पर देखिए, यहां पर R21 कैप इस डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ जा रहा है, F12। अब फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम लोग? कूलम्ब्स लॉ तो ऑलरेडी हम लोग नोन है हमारे को, तो F12 वेक्टर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब देखिए इसमें डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें डायरेक्शन क्या इंक्लूड करेंगे? तो देखिए F12 का डायरेक्शन इधर है, इधर डायरेक्शन किसकी है? इसकी है कि इसकी है? इसकी है। इसका क्या है? R21 है। तो ये हमारा हो गया क्या? F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R21 है। अब हम ऐसे ही चाहे तो F21 वेक्टर लिख सकते हैं, है ना? F21 वेक्टर क्या आ जाएगा? F21 वेक्टर आ जाएगा, F21 वेक्टर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 है ना? F12 वेक्टर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैप, है ना? तो देखिए F12 और F21 में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं है। इसमें डिफरेंस बता पाना बहुत चैलेंजिंग है ना? बट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म है वो तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? R21 का इधर आ रहा है और R12 का उधर जा रहा है, मतलब इनका डायरेक्शन एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर दोनों फोर्स को रिप्रेजेंट भी करना है तो हम करेंगे क्या? देखिए R12 कैप जो होगा वो माइनस होगा R21 कैप के, R12 कैप जो होगा वो माइनस R21 कैप के बराबर होगा। या हम इसको अगर इसमें इंक्लूड करना चाहें, इस वाले में चाहे इस वाले में, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, मतलब सब कुछ तो सेम है, बस डायरेक्शन तो अपोजिट है। तो हम निगेटिव साइन अप्लाई करके काम कर सकते हैं। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर एक दूसरे का डायरेक्शन का एक दूसरे के अपोजिट है ना? F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। आई थिंक कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो इससे ज्यादा नहीं आएगा। कंफ्यूजन जो होता है यहाँ पे वो केवल कैको वाला होता है, बाकी सब तो ठीक है ना? बाकी सब क्या है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी सब ठीक है ना? चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की, है ना? तो आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिएगा। मैं डेली आपको क्लासेस दूंगा, अभी बिल्कुल फ्री में, है ना? ये एट माई एक्सपेंस ही रहेगा आपको रिवाइज करने के लिए, है ना? तो आपके अपने सिलेबस की बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, मैं सिलेबस आपको पक्का पूरा कराने वाला हूँ और थोड़ा स्पीड से ही चलाऊंगा मैं सिलेबस को, ताकि हम लोगों के पास जो भी समय बचे उसमें हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आपको भी पता है प्रैक्टिस जितनी ज्यादा रहेगी आप अटेम्प्ट उतना ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस हमको बना के रखनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।